देखो, राष्ट्रपति के बाद जैसा कि दूसरे जो होते हैं हमारे संविधान के अनुसार भारत के प्रथम नागरिक किनको बताया गया है? राष्ट्रपति को बताया गया है। उसी प्रकार संविधान के अनुसार हमारे दूसरे व्यक्ति नागरिक बताए गए हैं उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति जैसे जहां नहीं, राष्ट्रपति का जिस प्रकार कार्यकाल होते हैं उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के भी होते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो जैसे आपका पहले लिखा गया है वही चीज जो बाद में बोले गए हैं कि ये भी हमारे संविधान के अनुच्छेद में मेंशन किया गया है कि उपराष्ट्रपति महोदय का किस अनुच्छेद के तहत क्या कार्यकाल उनका होना चाहिए, क्या उनको शक्तियां दी गई है, उनका किस प्रकार चुनाव होगा, वो सारे जिस प्रकार राष्ट्रपति महोदय के बारे में बताया गया था किस अनुच्छेद के तहत क्या क्या उनका किस प्रकार उनका निर्वाचन होगा, किन प्रकार की उनकी शक्तियां दी गई है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति महोदय को भी मिला हुआ है। तो वही पहले बात आपको मेंशन किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत में एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। जिस प्रकार हमारे देश में संविधान में राष्ट्रपति महोदय का प्रावधान किया गया है उसी प्रकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में बताया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहीं से कि उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान हमारे संविधान के किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल के तहत किया गया है, तब आप उसका जवाब क्या दीजिएगा? अनुच्छेद जो होता है 63 के अंतर्गत बताया गया है। देखो आर्टिकल जो होता है, टोटल आर्टिकल कितना है? 300। ठीक है, तो पूरा आर्टिकल पॉसिबिलिटी है पढ़ना नहीं अगर पूरा, लेकिन उस आर्टिकल के तहत मुख्य बातें क्या है उसको जानना, इसीलिए आपको पहले तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे, क्योंकि जब आर्टिकल का सेक्शन आएगा तो वहां ग्रुपिंग में चलेगा तो आपको याद नहीं रख पाइएगा। तो अभी अगर आपको नोट्स दिया जा रहा नहीं याद कर पा रहे तो वहां तो सब होगा नील बट्टा सन्नाटा, सही मारी है। तो इसीलिए अभी थोड़ा थोड़ा दिया जा रहा है कि आप उस चीज को जब वहां पढ़ाई होगी तब पकड़ सके पूरा का पूरा, समझ में आई बात। तो हमारे संविधान में किस आर्टिकल अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? बोलिए। अनुच्छेद 63 के तहत यह किया गया है। तो क्वेश्चन, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का नहीं, उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। ठीक, उसके बाद देखो अनुच्छेद 63 के अंदर उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है और उसी अगला अनुच्छेद 64 मतलब अनुच्छेद जो संविधान का है 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति वास्तव में हमारे संविधान के अनुसार कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान में अभी हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़, समझ में आएंगे। तो जो उपराष्ट्रपति हैं वही हमारे क्या है? राज्यसभा के सभापति। तो राज्यसभा के जो सभापति बनते हैं वही कौन बनते हैं? हमारे देश के उपराष्ट्रपति बनते हैं। तो हमारे किस संविधान के अनुच्छेद के तहत बताया गया है? 64। तो संविधान के अनुच्छेद 64 के अंतर्गत हमारे जो राज्यसभा के जो सभापति होंगे वो उपराष्ट्रपति बनेंगे और अनुच्छेद 63 के अंतर्गत हमारे देश में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। तो 63 के अंदर उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान मतलब क्या पोस्ट होना चाहिए, और अनुच्छेद 64 के अंतर्गत राज्यसभा के सभापति जो बनेंगे वो कौन बनेंगे? उपराष्ट्रपति बनेंगे। ये क्वेश्चन। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार राष्ट्रपति का बताया गया था ना, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है किस देश के संविधान से लिया गया था? अमेरिका। तो उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो हमारे देश में उपराष्ट्रपति की जो पोस्ट की व्यवस्था की गई है वही बोला गया भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित जितने भी प्रावधान किए गए हैं वो किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चंस पहले बोले थे, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिगिनिंग, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग से ही पूछा जाता है, बीच बीच में पढ़ोगे तो नील बट्टा सन्नाटा हो जाओगे। एग्जामिनर एकदम फैक्ट और पॉइंट पूछ रहा अब है। तो इसीलिए जब हमारे प्रावधान की बात होगी उपराष्ट्रपति का तो किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 63। और उसके बाद राज्यसभा के सभापति किस संविधान के आर्टिकल के तहत? 64। उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है?
अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप देखिए। उसके बाद जिस प्रकार राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए क्या क्या योग्यताएं होती थी, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी योग्यताएं निर्धारित किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनके अंदर या उनके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए, वो हमारे देश के संविधान में मेंशन किया गया है। तो उसमें सबसे पहला बात होती है कि वो देश का नागरिक होना चाहिए। वो जो देखिए किस अनुच्छेद के तहत वो मेंशन किया गया है, अनुच्छेद 66 के भाग 3 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मेंशन किया गया है, अनुच्छेद 66 के भाग 3 के अंतर्गत बता दिया गया है। तो पहला उनका कंडीशंस तो जानते कॉमन है कि हमारे देश में अगर कोई उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला। और दूसरा वाला लाइन तो कभी भूलना ही नहीं है, जो बार बार रिपीट करते हैं, चाहे राष्ट्रपति महोदय का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, उसे कम न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष निर्धारित होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट वही लिखा गया है आप में कि अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो उसमें राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जितनी भी योग्यताएं होनी चाहिए उस व्यक्ति के अंदर वो सारी योग्यताएं मौजूद होना चाहिए। वही लास्ट लाइन में लिखा गया है कि वह राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ेंगे तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो जो उनके पास योग्यताएं होनी चाहिए उस व्यक्ति के अंतर्गत वो सारी योग्यताएं मौजूद होना चाहिए। तो आपको यहां पर एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं, तो हमारे देश के संविधान में एक ऐसा ही चुनाव प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, गुप्त मतदान नहीं होता है, खुला मतदान होता है। वो कौन सी प्रक्रिया है, खुला मतदान की प्रक्रिया। राज्यसभा का कोई भी व्यक्ति अगर सदस्य बनेगा तो उसमें खुला मतदान होता है। बताए थे ना, कोई पार्टी है तो अपना पार्टी का पर्यवेक्षक को दिखाना पड़ता है कि हम आप ही का पार्टी का वोट दे रहे हैं। तो राज्यसभा का कोई व्यक्ति सदस्य बनता है, वही केवल एक ऐसी प्रक्रिया चुनाव की है जिसमें खुले मतदान होते हैं। बाकी हमारे संविधान में जितनी भी चुनाव की प्रक्रिया होती है वो गुप्त मतदान के द्वारा होती है। तो उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का भी जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान के द्वारा होता है, खुले मतदान के द्वारा नहीं होता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि सर सदस्यता, वो सदस्यता का मतलब ये है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उनके अंदर जो जो योग्यताएं चाहिए वो होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे संविधान के किस आर्टिकल के तहत बताया गया है, 66 के 3 के तहत बताया गया है। समझ में आ गई बात। अगली देखिए उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। उसके बाद अगला बोला गया है वह संघ सरकार के किसी भी राज्य या उसके अधीनस्थ संस्था में किसी भी वेतन भोगी या पद पर नहीं होना चाहिए। जो सिंपल भाषा में बोल सकते हैं आप कि कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर वही चीज को मेंशन किया गया है कि नीचे लाइन में कि अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं और संसद के किसी भी सदन के वो सदस्य होते हैं तो उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के दिन से उनकी सदस्यता को रिक्त माना जाएगा। वही लिखा गया है सदन के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते समय वह इसमें से किसी भी सदस्य हो तो निर्वाचित होने के पश्चात वह स्थान रिक्त समझा जाएगा। मतलब अगर वो उपराष्ट्रपति के चुनाव पर जीत गए तो वो उसका पोस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये चाहिए राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का, दोनों सिमिलरिटी है क्योंकि दोनों हमारे किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर से रिपीट मार डालिए तो राष्ट्रपति का जो पोस्ट होता है हमारे किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है, 63। और आर्टिकल 64 के अंतर्गत क्या बताया गया है, राज्यसभा के सभापति का पद। और 66 भाग 3 के अंतर्गत क्या बताया गया है, राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति अगर भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का
उपराष्ट्रपति का अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन सा समझ में आया? चलिए अब देखिए, जिस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशियां दिया करती थी, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी जमानत राशि देना पड़ेगा। बिना पैसा के कुछ काम नहीं होता है, समझ में आए ना? तो देखिए, तो समझिए, तो हमारे देश का संविधान में बनाया हुआ है कि फ्री सर्विस कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ आर्थिक देना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए कितना है वो, मात्र 15,000 रुपया निर्धारित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति नागरिक, भारतीय नागरिक अगर उपराष्ट्रपति की चुनाव के लिए जो जो योग्यताएं होनी चाहिए अगर वो फुलफिल करता है, तो उसे जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपए और भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कराने पड़ेंगे। ठीक, तब वो राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाएंगे। राष्ट्रपति का भी कंडीशन था। ठीक है, तो जमानत राशि मतलब अगर वो जितना बहुमत चाहिए अगर उतना बहुमत नहीं ला पाएंगे तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो ये कभी कभी पूछता है कि कितना होना चाहिए, 15,000 रुपये। आइए अब उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, जिस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया होती है उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया होती है, लेकिन थोड़े से डिफरेंस है इसमें। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में थोड़ी सी अंतर है। इसमें थोड़ी कम सदस्य लोग भाग लेते हैं, और वो कौन सदस्य भाग नहीं लिखेंगे उसी के बारे में बताया गया है। मतलब इसका पावर कम तो इसका कंडीशन भी कम। तो ये जो होता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो भी हमारे संविधान में मेंशन किया गया है। इसका मतलब सोच लीजिए, हमारे संविधान में हर एक चीज का वर्णन किया गया है कि अगर हमारे देश की शासन व्यवस्था से लेकर के प्रशासनिक व्यवस्था, कार्यपालिका किस प्रकार संचालित हो, वो सब हमारे एक आर्टिकल के तहत वर्णन कर दिया गया है। तो इसीलिए उसको जानना भी हम लोग को जरूरी है। तो इसीलिए उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव होते हैं तो वो भी प्रक्रिया निर्धारित किया गया है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत वो बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव किस प्रकार से कराया जाना चाहिए और किस प्रकार से वो होगा। ठीक है, वही लिखा गया है अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के सदन, दोनों सदन के सभी सदस्य मिलकर गठित होने वाले निर्वाचन मंडल द्वारा। तो संसद का 2 सदन बताया गया था ना, कौन कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। तो ये भूलना नहीं चाहिए। और संसद के कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन सा? ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहां पर तो राष्ट्रपति का चुनाव है तो वो तो भाग नहीं लेंगे उपराष्ट्रपति, तो यही मेंशन किया गया है अनुच्छेद 66(1) के तहत अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग ले सकते हैं। उसके बाद कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो उसका कुछ फेवर में सपोर्ट होना चाहिए आदमी। जैसे मान लो आप नेता, विधायक, एमएलए होंगे तो अकेले हो जाएगा तो ऐसे तो हार जाइएगा। कोई समर्थन उमर्थक जाते हैं कि नहीं, पूरा गाड़ी उड़ी रिजर्व करके जाएंगे वोटिंग वोटिंग करने के लिए। एक आम मुखिया का चुनाव होता है तो पूरा गाड़ी लोड नहीं, पूरा एकदम 25-30 गो नेता फेल है मुखिया के चुनाव के सामने में। तो उसी प्रकार जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उनके कुछ प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक है, ऐसे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं वो। तो उसके लिए बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो उनमें न्यूनतम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित, जिसको प्रपोज, जैसे वो कोई व्यक्ति प्रपोज कर रहे हैं, 20 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए और आपका 20 अनुमोदित 20 मेंबर होना चाहिए। मतलब अनुमोदक और प्रस्तावक की संख्या कितना होना चाहिए? 20-20। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितना बताया गया था? 50-50 होना चाहिए। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या 50-50 होती है राष्ट्रपति का केस में, और उपराष्ट्रपति का केस में कितना होता है? 20-20 होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? तो किस आर्टिकल का तहत मेंशन किया गया हमारा? आर्टिकल 66(1) के तहत बताया गया है। एग्जाम कितना बजे से? अच्छा ठीक, हम बोले 10 बजे आ रहा। चलिए ठीक है। अब देखिए अगला क्या उसका पॉइंट दिया गया है। बोला गया है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव देखिए किस मतदान के द्वारा होता है? गुप्त मतदान के द्वारा होता है, खुला मतदान नहीं हो सकता है।
तो वही लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा जितने भी वहां सदस्य होंगे उसी अनुपातिक रेशियो में कराया जाता है। उसके बाद बोला गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में सदन के दोनों सदन के सदस्यों का निर्वाचित और मनोनीत जो भी सदस्य रहेंगे सम्मिलित होंगे। इसके बाद का लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, किंतु राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे। लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। यही इसका डिफरेंस है। कौन सा सही मारी ना, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का भाग लेंगे राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मात्र 2 ही भाग लेंगे। क्या? लोकसभा और राज्यसभा। विधानसभा के सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। इसीलिए इस लाइन को ध्यान से दिमाग में रखिएगा। ठीक। उसका बाद एक अगला पॉइंट भी लिखा हुआ है कि राज्य विधान परिषद, जिसको कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक। हर राज्य विधान परिषद होता है, ठीक है, तो वहां के भी सदस्य लोग भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं ले सकते हैं? विधानसभा के सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य। ये 2 लोग रहते हैं जो वो भाग नहीं ले पाएंगे। वो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बताया गया था? 66(1) के तहत। अब आइए, अब जब उपराष्ट्रपति जो महोदय आएंगे तो अब देखिए उसका क्या प्रावधान किया गया है। जो हमारा आर्टिकल जो बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया, मतलब पद अवधि करेंगे तो पद उनका कितना समय तक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो किस अनुच्छेद के बारे में वर्णित किया गया? अनुच्छेद 67। तो हम लोग उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद कितना से पढ़ना चालू किए हैं? 63 से पढ़ना चालू किए। 63, 64, 65, 66 और 67 में आ रहे हैं। तो 67 के अंतर्गत उनके पद, जिस प्रकार राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल होता है उसी प्रकार उपराष्ट्रपति महोदय का भी कार्यकाल होता है। उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का निर्धारित होता है। मतलब हर 5 वर्ष की अवधि के बाद एक उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव होगा और वो उपराष्ट्रपति के पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि नए व्यक्ति उस पद को ग्रहण ना कर ले। 5 वर्ष, सपोज दैट कि 5 साल तक उनका कार्यकाल हो गया, चुनाव हुआ, तो चुनाव होने के बाद 4-5 महीना अगर डिले होता है तब तक वो कार्य करते रहेंगे। वो पद खाली नहीं रह सकता है जब तक कि फिर उनके जगह पर कोई नया उपराष्ट्रपति नहीं आ जाए। समझ में आई बात? लेकिन मुख्य रूप से हमारे संविधान के अनुच्छेद 67 के अंतर्गत उनके कार्यकाल की अवधि मात्र 5 साल बताई गई है। लेकिन राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल की अवधि कितना है? 6 साल। समझ में आई बात? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वही देखिए लिखा हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी वह राष्ट्रपति को संबोधित करके अपनी स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसका मतलब यह हुआ, सपोज दैट आप उपराष्ट्रपति के पोस्ट पर चले गए, आपका 5 साल का कार्यकाल था, आप बीच में ही छोड़ना चाहते हैं तो वो हमारे संविधान में मेंशन कर दिया है कि 5 साल से पहले भी वो राष्ट्रपति के नाम से पत्र संबोधित करके आप उस पोस्ट से, उपराष्ट्रपति के पोस्ट से त्याग पत्र दे सकते हैं। उसमें कोई बंदिश नहीं है। वही चीज लिखा गया है कि अगर आप अपने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी राष्ट्रपति के नाम पत्र को संबोधित करके अपनी स्वेच्छा से अपना उपराष्ट्रपति का पद को त्याग सकते हैं। ठीक। अब देखिए आगे के लाइन में मेंशन किया गया था, इसके अतिरिक्त क्या प्रावधान किया गया है? यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से भी पद को हटाया जा सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का तो राज्यसभा के लोकसभा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं हमारे कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो अगर चाहेंगे कि नहीं कि राज्यसभा के जितने भी सदस्य होंगे अगर वो चाहे करेंगे कि हमें सभापति महोदय को हटाना है तो राज्यसभा के बहुमत के द्वारा भी हटाया जा सकता है जी। लेकिन इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के हटाने का प्रावधान ये है,
कि राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के ऊपर कोई भी महाभियोग लाने के हमारे संविधान में प्रावधान नहीं है। मतलब यहां पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है, संसद के सदन द्वारा बहुमत के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है, इसमें महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई जा सकती है। तो वही नीचे लाइन में सिंपल लिखा गया है। इसकी दूसरी वजह हटाने का कारण यह हो सकता है कि राज्यसभा अपने तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से उसे पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर देगा और लोकसभा उसे स्वीकार कर लेगा, तो उपराष्ट्रपति महोदय को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट डिफरेंस भी समझते जाओगे। मतलब राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उन्हें क्या महाभियोग लाना पड़ेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया लानी पड़ेगी, नहीं लानी पड़ेगी। कौन सा सही माई? चलिए देखिए, वही जो बोले अगला पॉइंट वही लिख दिया गया है, क्योंकि आप लोग यहीं से नोट करते हैं, इसलिए जो बोल रहे ओरली पहले बोल दे रहे कि आप लोग लिख सके, वही लिखा हुआ था। परंतु ऐसा कोई प्रावधान अब तक पेश नहीं हुआ। मतलब हमारे देश में जितने भी उपराष्ट्रपति महोदय बने हैं उन्होंने अपने कार्यकाल पूरा किए हैं, इस तरह का हटाया राज्यसभा लोकसभा के द्वारा नहीं गया है। वही लिखा गया है कि ऐसा कोई प्रावधान अब तक पेश नहीं किया जा सका है। ठीक है, अगर इस तरह का कंडीशन बनता है कि अगर आप उपराष्ट्रपति महोदय को हटाना चाहते हैं तो उनको 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा। याद रखिएगा, कितना दिन पहले? 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा कि आपके उस पोस्ट से आपको, मतलब राज्यसभा के सभापति बोलिए या उपराष्ट्रपति महोदय बोलिए, अगर उनको उस पोस्ट से हटाना है तो 14 दिन पहले उन्हें सूचित करना पड़ेगा कि आपको पोस्ट से हटाने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे वह अपने खिलाफ किसी वरिष्ठ व्यक्ति को यह नियुक्त कर सके और अपना पक्ष रख सके कि हम क्यों हटाए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि कल ने नोटिस दे दी कि नहीं हट जाना, नहीं, सबको मोहलत मिलता है। सही में आई बात? तो वही याद रखिएगा, कितना दिन पहले सूचना देना पड़ेगा उनको, वही लिखा गया है 14 दिन अग्रिम, मतलब पहले सूचना उनको देना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति को दे दी गई है। संविधान में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं है। देखिए लिख दिया गया है कि हमारे संविधान में ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान किया गया है, जिसे महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। कौन सा सही माई? अगला बोला गया है, उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि पूर्ण होने के पश्चात भी वो अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। वही बात आपको बोला गया कि अगर चुनाव सपोज करो 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया और कार्य होने के बाद अभी तक निर्धारित नहीं हो चुका चुनाव, सपोज करो आज का डेट में 5 साल हो गया, चुनाव की प्रक्रिया अभी चल रही है उपराष्ट्रपति का, तो जब तक उपराष्ट्रपति महोदय नया उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता है उपराष्ट्रपति का, तब तक वो कार्य करते रहेंगे। जिस दिन उनके उत्तराधिकारी मिल गई तब वो पोस्ट छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। वही लिखा गया है कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, वह उस पद पर पुनः निर्वाचित होने के लिए भी योग्य होंगे, या वह इस पद पर कितनी बार चाहे निर्वाचित हो सकते हैं। अब इस लाइन का मीनिंग समझिए। कहने का मतलब सपोज दैट कि एक्स नाम का व्यक्ति है, ये एक उपराष्ट्रपति महोदय के पद पर है। अगर इनका 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया है तो अगर ये चाहेंगे कि नहीं हम फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े तो लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। कौन से सही माई? नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, तो नींद आ रहा है तो फिल्मी स्टाइल वाला बात बोले, कॉन्सेंट्रेट रहिए। नींद आने का 2 ही वजह है, या पूरा थक गए या पूरा बोर हो गए। बोर तो नहीं होगी, जितना चिल्ला रहे हैं, तो ऐसे नहीं, यही दुनिया है नींद आने का। 6G यहां से ट्रांसफर होकर के एक क्लासरूम से बाहर होते हुए, घर द्वार होते हुए सीधा दूसरा दुनिया, नहीं जाना है। देखो नींद नहीं आएगी, अब हर चीज का इलाज है इस मंगलम में, हर चीज का इलाज है हमारे पास। हाँ देखो, अब नींद नहीं आएगा। गाने का सेंस ये है, समझ में आई बात? तो अगर क्या बोले कि अगर सपोज दैट कि कोई व्यक्ति एक्स नाम का व्यक्ति 5 साल कार्यकाल पूरा कर लिया है और अगर वो चाहता है कि नहीं हम फिर से चुनाव लड़े तो लड़ने के लिए स्वतंत्र है, उसमें कोई बंदिश नहीं है, जितनी बार चाहे उपराष्ट्रपति के पोस्ट पर वो रह सकते हैं। ठीक, तो ये बताइए हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भूल जाते हैं, पहले उपराष्ट्रपति बने हुए हैं। और राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ में आ गई इतनी बात? चलिए इसके बाद देखिए लिखा गया है, अभी ये थोड़ा सा लंबा वही लिखा हुआ है कि संविधान के कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान नहीं है। मतलब हमारे देश में जिस प्रकार राष्ट्रपति का अगर पोस्ट खाली हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, कौन? उपराष्ट्रपति जो रहते हैं राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। लेकिन हमारे संविधान में अगर उपराष्ट्रपति का पोस्ट खाली है तो कार्यवाहक कोई उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। समझ आई बात? तो इसीलिए वो मेंशन है किया गया है कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं किया गया है। अगर देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी मामले का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय मतलब भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? दिल्ली में है। नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट। जानता ही नहीं है। हाँ, उन्हें कंफ्यूजन है अभी भी क्या? तो सर्वोच्च न्यायालय वही ना है, तो वहीं पर न्यायालय के उसका जितना भी विवादित आएंगे वहीं पर होगा। कि और भी है? रांची झारखंड में भी है क्या सर्वोच्च न्यायालय? उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, मतलब उसका आगे कोई नहीं है। उसके आगे राष्ट्रपति पास ही पहुंचेंगे, बस खत्म। तो राष्ट्रपति का भी तो कहीं ना कहीं जजमेंट होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट में होंगे। ठीक है, तो वही बोला गया नीचे का लाइन में कि राष्ट्रपति के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित समस्त समाधान जो होता है उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा वो उसका अंतिम निर्णय होगा। और अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वही पूछा गया था कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो होते हैं वो भारत दो व्यक्ति, एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी, दो ऐसे व्यक्ति बने हैं जो हमारे देश में दो दो बार उपराष्ट्रपति बने हैं। दो ही व्यक्ति मात्र थे। कौन कौन व्यक्ति थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक डॉक्टर हामिद अंसारी। यही दो व्यक्ति मात्र अभी तक बने हैं कि जो दो बार माने दोबारा उपराष्ट्रपति के पोस्ट पर गए हैं। सही माई बात? और अभी तक ऐसा नहीं बना हुआ है। तो फिर से रिपीटेड, वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति का नाम धनखड़ है। नींद आता है तो वैसे उधर कौन सी पूछो नहीं, पढ़ो तब ना पोस्टर आप लोग भी लगा देंगे तो आप लोग का जूनियर देखेगा। इसको जानते हैं, कहीं देखे थे, हाँ पहचान नहीं, ऐसे चल जाती है। नींद नहीं आना चाहिए, नींद अभी बढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो। समझ में आई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन कौन सा? डॉक्टर राधाकृष्णन। समझ में आ रहे हैं ना? टीचर डे इन्हीं का नाम पर ना बनाते हैं। हाँ, तो टीचर डे जिनके नाम पर बनाते नहीं भूलिएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी हमारे देश में उपराष्ट्रपति बनने वाले दो बार मात्र ही दो व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आपका राष्ट्रपति के बारे में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया, कार्य अवधि क्या होती है। आगे देखिए शपथ। अब जो ये इंपॉर्टेंट है आपका, जिस प्रकार राष्ट्रपति महोदय जो होता है, पहले बताओ भारत के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो होता है कौन करवाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करवाते हैं। तो जिस प्रकार राष्ट्रपति महोदय का शपथ दिलाएंगे उसी प्रकार उपराष्ट्रपति महोदय को भी तो शपथ दिलाएंगे। तो देखिए वही दिखाया गया है कि उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति रहेंगे तो वो दिलाएंगे। सही में यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं दिलाते हैं। तो उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। या राष्ट्रपति नहीं है तब उनके द्वारा मनोनीत सदस्य। और अगर राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाना है तब कौन दिलाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तब सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएंगे। वहां पर वरिष्ठ मतलब सीनियर। समझ में आ रहे ना? हाँ, अब आइए, जब वो बन गए हैं उपराष्ट्रपति तो उनको सैलरी वैलरी भी चाहिए। फ्री काम कैसे होगा? इतना मेहनत करते हैं, दिन रात बैठे रहते हैं। तो देखो अब इसको ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें स्टूडेंट का कंफ्यूजन इसलिए होगा इस पॉइंट में क्योंकि उपराष्ट्रपति दो तरह का काम करते हैं।
एक राज्यसभा के सभापति का काम करते हैं और एक उपराष्ट्रपति के पोस्ट पर रहते हैं, इसीलिए उनका वेतन में बहुत झमेला होता है। झमेला कुछ भी नहीं होता है, स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है, उनको पैसा किसको मिलता है, उपराष्ट्रपति का मिलता है कि राष्ट्रपति के सभापति का। तो हमेशा याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति महोदय का जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति का जो वेतन होता है वही मिलता है उनको। समझ बात? तो उनका मासिक वेतन है 4 लाख रुपया पर महीना। लिखेंगे, कहीं लिखे दिए होंगे, ठीक है। तो देखिए वही लिखा, पहला लाइन लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, अतः उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाता है और उन्हें उपराष्ट्रपति होने के कारण उस पद का कोई वेतन नहीं मिलता है। तो उपराष्ट्रपति का अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पोस्ट पर है तो उन्हें उपराष्ट्रपति का तनख्वाह नहीं मिलता है, वो तनख्वाह जो मिलता है उन्हें राज्यसभा के सभापति का जो वेतन होता है वही मिलता है। तो राष्ट्रपति का सैलरी, मासिक सैलरी कितना है? राष्ट्रपति का 5 लाख और उपराष्ट्रपति का 4 लाख है। तो वही लिखा गया है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति की राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका मासिक वेतन 4 लाख रुपया है और ये वेतन कहां से दिया जाता है? भारत के संचित निधि से। संचित निधि मतलब समझते हैं ना, जितने भी टैक्स का पैसा जो कलेक्शन किया होता है वही पैसा को कहा जाता है संचित निधि, और उसी संचित निधि से हर वक्त पैसा निकाल करके मतलब इनको मिलता है। और राष्ट्रपति में बताए थे ना, राष्ट्रपति महोदय का पास क्षमता है कि आकस्मिक स्थिति में संचित निधि से पैसा निकालकर प्रधानमंत्री परामर्श से निकाल सकते हैं। बताए थे ना राष्ट्रपति, जिसमें अगर आपातकाल कुछ ऐसी स्थिति हो जाए तो संचित निधि से प्रधानमंत्री पैसा नहीं निकाल सकते हैं, अगर निकालना है तो राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। कौन से सही माई बात? तो इसके बारे में और भी आगे जानकारी मिलेगी। अब देखिए, जैसे हमारे देश में पेंशन के लिए झगड़ा होता है ना, तनख्वाह मिले नहीं मिले, लेकिन लास्ट में 60 साल के बाद पेंशन, आप लोग भी पेंशन ही के लिए पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं मिलता? मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी कुछ कुछ पोस्ट के लिए मिलता है, ठीक है। तो नहीं मिलता तो अच्छा है ना, अभी से पैसा सेविंग करता है, नहीं तो ये पैसा खर्चा, लास्ट में तो पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। तो उसी प्रकार से था कि उपराष्ट्रपति महोदय को पहले पेंशन नहीं दिया जाता था, लेकिन 1997 के बाद से हमारा उपराष्ट्रपति महोदय को भी पेंशन देने का प्रावधान कर दिया गया है। तो पूछा जाएगा कब से प्रावधान किया गया है? 1997 से उपराष्ट्रपति के सेवानिवृत्त के पश्चात पेंशन का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो कितना आराम का नौकरी है ना। चलिए, उसके बाद अब उनके कार्यवाहक शक्तियां, क्या क्या उनको पावर मिला हुआ है। तो उपराष्ट्रपति महोदय को जो शक्तियां दिया गया है उसका वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति महोदय को जो कार्य और शक्तियां दी गई है उसका वर्णन किया गया है। तो पहली शक्ति क्या है? उन्हें अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता और उनके कार्य का संचालन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उपराष्ट्रपति ही हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो जो सभापति होगा वही राज्यसभा का सारा संचालन करेंगे। वहां किस प्रकार से कार्य होना चाहिए, व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई अभिभाषण माने किस इस तरह का व्यवहार दुरुपयोग करा है तो उसको दंडित देने का कार्य ही उपराष्ट्रपति महोदय या राज्यसभा के सभापति है। सपोज दैट कि आप लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं, अगर किसी तरह का आप लोग बदमाशी करेंगे तो उसका पनिशमेंट जो टीचर्स रहेंगे वही देंगे वहां पर, या उसका जो मैनेजमेंट रहेगा वही देंगे। स्कूल में वैसे ही होता है ना, बदमाशी करते हैं नहीं मानते हैं, स्कूल टीचर को नहीं वैल्यू देते हैं, मेरा घर का पड़ोसी है तो कहाँ प्रिंसिपल जाते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं अच्छा काय है तो फादर को सूचना देते हैं, तो समझाते हैं। तब उसी प्रकार अगर किसी भी अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो गड़बड़ होगा। तो मान लीजिए आप राज्यसभा का सदस्य है तो उसको भी संचालित करने के लिए व्यक्ति होता है। तो राज्यसभा का संचालन कौन करते हैं? कौन? ये लग रहा सब ठंडा बस्ता में हो गया है। क्वेश्चन सुनती जाइए, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब राज्यसभा का जो संचालन करने का या अध्यक्ष बोला जाएगा वो उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति होते हैं।
तो वही चीज तो रिपीट बोल रहे हैं कि पूरा सारांश में जो लिखा हुआ बता दे रहे हैं आपको कि राज्यसभा का कोई भी सदस्य अगर दुर्व्यवहार करेंगे तो उनको पनिशमेंट देने का अधिकार उप राज्यसभा के सभापति को होता है या उपराष्ट्रपति को होता है। तो वो किस अनुच्छेद के तहत मेंशन किया गया है? अनुच्छेद 64 के तहत। तो अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे और उनके कार्य का संचालन भी करेंगे, और वह इस रूप में वह लोकसभा के अध्यक्ष की तरह ही राज्यसभा से संबंधित जितने कार्य होंगे करेंगे। जिस प्रकार लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं ना, उसी प्रकार राज्यसभा में भी राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। देखो एक ही क्वेश्चन 3-4 बार तरह से पूछ रहे हैं हमें। राज्यसभा का सभापति बोले, राज्यसभा का अध्यक्ष बोले, एक ही व्यक्ति का नाम होगा आपका। कौन सा सही मारिए ना, तो समझते जाइए, कोई किताब रीडिंग मारोगे सब कवर हो जाएगा। तो कहने का मतलब जिस प्रकार लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं उसी तरह राज्यसभा में अध्यक्ष होते हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति, बोलिए यही ना होते हैं। अगला पॉइंट, सदन में प्रस्तुत अगर कोई विधेयक है, राज्यसभा में कोई विधेयक है, तो उसे जब सारे सदस्य के द्वारा पारित किया जाएगा तो उसमें हस्ताक्षर के भी तो दरकार पड़ेंगे, तभी तो वो राज्यसभा में पहला विधेयक लाए तो फिर लोकसभा में जाएगा। तो कौन? राज्यसभा का अध्यक्ष। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कहने का मतलब उपराष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे तभी प्रमाणित होगा, तब आगे पेश किया जाएगा। फिर आगे लाइन में वही लिखा हो गया है कि वह राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक को हस्ताक्षर भी करते हैं और वो राज्यसभा के विशेष अधिकार को उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित भी करते हैं। मतलब राज्यसभा की मर्यादा भंग ना हो, अगर कोई सदस्य भंग करता है तो उसको दंडित करने का अधिकार भी राज्यसभा के अध्यक्ष मतलब उपराष्ट्रपति महोदय के पास है। कौन सा समझ में आई? चलिए आगे देखिए, ये तो 64 की कहानी थी। मतलब राज्यसभा का संचालन कैसे होगा और अगर कोई व्यक्ति कैसे कैसे प्रक्रिया करते हैं, अध्यक्ष का क्या काम होना चाहिए, अगर कोई राज्यसभा में व्यक्ति दंडित देना है तो वो हमारा आर्टिकल 64 के अंतर्गत बताया गया है। और आर्टिकल 65 के अंतर्गत देखिए क्या बताया गया है। आर्टिकल 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्य के निर्वहन करने की शक्ति है। मतलब अगर कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेंगे तो वो किस आर्टिकल का तहत वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 65। और अनुच्छेद 64 के तहत क्या काम करेंगे? वो राज्यसभा के सभापति का काम करेंगे। कौन सा समझ में आए? तो उनके पास 2 तरह के कार्य शक्तियां दिया गया है। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत राज्यसभा के सभापति के रूप में, और अनुच्छेद 65 के तहत जो होंगे वो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति अगर नहीं है तो राष्ट्रपति की जितनी शक्तियां हैं वो उसका कार्य करेंगे। मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया है, देखो नीचे का लाइन में वही, अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग या किसी अन्य कारणों से रिक्त हो जाए तब नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर अपने पद ग्रहण कर नहीं लेते, तब तक राष्ट्रपति का जो कार्यभार रहेगा वो उपराष्ट्रपति ही करेंगे। सपोज दैट हमारे देश के जो भी राष्ट्रपति अगर है, अगर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, वो त्याग पत्र दे देते हैं या महाभियोग के द्वारा हट जाते हैं तो अभी तो पोस्ट खाली हो जाएगा, तो उसका तो काम चलते रहना चाहिए। तो वो काम को कौन देखरेख करेंगे? हमारे जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति है वो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और जब उपराष्ट्रपति से वो कौन सा पोस्ट पर चले गए? राष्ट्रपति का कार्य करेंगे, लेकिन रहेंगे कौन सी? वो उपराष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां उनके पास रहेगी वो सब शक्ति उपराष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगी, क्योंकि वो उस पोस्ट पर काम कर रहे हैं। रहेंगे उपराष्ट्रपति, लेकिन सारी पावर वो उनको क्या मिला रहेगा? राष्ट्रपति का रहेगा। कौन से समय में रहा बात? आगे देखिए, आगे का लाइन में वही लिखा हुआ है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेंगे और उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त रहेगा। अगर वो उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति का काम करेंगे तो राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां और कार्यवाहक शक्तियां रहेगी सभी का वो निर्वहन कर सकते हैं। मतलब उनका दायित्व को निर्वहन करेंगे, पूरा करेंगे, लेकिन रहेंगे वो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। ठीक है। नीचे के लाइन में लिखा हुआ है भारत के उपराष्ट्रपति केवल अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के पद धारण कर सकते हैं। ये नहीं कि हम उपराष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति बन जाए, नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति बनना है तो उनको चुनाव के थ्रू जाना पड़ेगा। वो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कौन?
उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब कौन करेंगे राष्ट्रपति कार्य के? मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। ठीक है, आगे लाइन में वही लिखा हुआ है। देखिए, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद आकस्मिक रिक्त होने पर, दोनों की या अनुपस्थिति होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ नागरिक जो रहेंगे वो कार्य करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में बताया जा चुका है। और ये किस आर्टिकल के तहत करते हैं? अनुच्छेद 65 के तहत ये काम करते हैं राष्ट्रपति के सारे कार्य। अब नीचे का लाइन ध्यान से समझिएगा। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का पोस्ट खाली है तो अगर वो उपराष्ट्रपति का पोस्ट करेंगे तब वो क्या कर रहे हैं? अभी वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हुए हैं, राष्ट्रपति बने। तो जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे तो राज्यसभा के सभापति का काम नहीं करेंगे वहां पर। वो सही में आए तो बोले कौन करेंगे? तो राज्यसभा के उप सभापति भी गठित होते हैं 6 पैनल द्वारा जो गठित होता आपको बताए थे, तो वो उसका कोई व्यक्ति मनोनीत हो गए कार्य करेंगे। कौन सी समझ में आई बात? वो दोनों जगह नहीं, कोई एक जगह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गए तो पीछे का जो होता है राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल खत्म। सही मारी बात ना? तो देखो आगे वही लिखा जाएगा, वो जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तब वो राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं और ना ही राज्यसभा के सभापति के रूप में सदैव वेतन और भत्ता मिलता है। तब उनका जो वेतन और भत्ता जो होगा वो राज्यसभा के सभापति का नहीं मिलेगा, राष्ट्रपति का जो वेतन और भत्ता मिलेगा वही मिलेगा उनको, क्योंकि वो तो पोस्ट छोड़ चुके हैं अपना। ठीक, और किस आर्टिकल के तहत मेंशन किया गया है? 66। आइए अब त्यागपत्र की बारी आएगी। वेतन हो गया, ज्वाइनिंग करवा दिए, काम भी करवा दिए, चुनाव भी लड़वा दिए, तो त्यागपत्र भी दिलवाएंगे ना। तो आप त्यागपत्र दिलवाएंगे, कैसे दिलाएंगे? देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है पहला कंडीशंस में, और उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे। ठीक है, तो आपका जो रहेगा, और भारत का जो प्रथम उपराष्ट्रपति, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उनका कार्यकाल जरूर याद रखिएगा 1952 से लेकर के 1900, देखिए कितना 10 साल हुआ। तो यही थे 2 बार बनने वाले, और दूसरे व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक। तो इतनी कहानी आपकी उपराष्ट्रपति के बारे में चले तो आपका दिमाग में होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या क्या पोस्ट होना चाहिए, क्या किस अनुच्छेद के तहत मंतन किया गया है, वेतन क्या है, उनके क्या बोलते हैं, आपका त्यागपत्र किसके समक्ष देंगे, शपथ ग्रहण किसके समक्ष करेंगे। और वर्तमान में जरूर याद रखिएगा ये स्टैटिक जीके है ये दोनों, और करंट में वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति का नाम नहीं भूलिएगा, कौन है? जगदीश धनखड़। इसी के साथ उपराष्ट्रपति का जितना भी एपिसोड था वो पूरा का पूरा समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।